गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ बच्चों। लास्ट क्लास में हमने AS10 हमारा चल रहा था, 2 क्लासेस उसकी लग चुकी हैं। हम AS10 के अंदर अभी तक डेफिनेशन देख चुके हैं, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देख चुके हैं। अब हमारा AS10 में थर्ड टॉपिक है जी मेजरमेंट। ये मेजरमेंट के बाद हमारे पास कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं छोटे मोटे, और लास्ट में एक डेप्रिसिएशन का टॉपिक है बस ये। तो हम आज की क्लास में दोनों टॉपिक की AS10 पूरा कंसेप्चुअली खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए हम सिर्फ अपने जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनको पेंडिंग रखेंगे, वही करेंगे लास्ट क्लास में। कंसेप्चुअली आज ही हमारा AS इस क्लास में खत्म हो जाएगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे जरा। मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या कहता है जी। अभी तक आपने देखा जी क्या क्या आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रिकॉर्ड होंगी। सबसे पहले हमने देखा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में कौन सी कवर होती है, उनमें से कौन सी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए वो भी हो गई। अब जो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए वो किस अमाउंट में रिकॉग्नाइज होगी ये बताता है जी मेजरमेंट, कि उनका रिकॉग्निशन के टाइम अमाउंट क्या होगा। अगर बुक्स में रिकॉर्ड की जा रही है तो किस अमाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो एक कंसेप्ट हमारे पास कहता है, AS हमारे पास कहता है कि मेजरमेंट दो तरह से हो सकती है। इसके दो मॉडल हैं हमारे पास। एक तो कहता है कि कॉस्ट मॉडल, एक कहता है कि रीवैल्यूएशन मॉडल। पुराना AS बच्चे हमें हमारी एसेट्स को रीवैल्यू करने के लिए बोलता था, लेकिन AS कहता है कि आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी एक मॉडल चूज करेंगे, या तो कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल का मतलब है कि एसेट will always be, हमेशा ये किस पर रहेगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। मीन्स आप कभी भी इसमें रिवैल्यू नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो फर्स्ट टाइम परचेज करते हो इसके कंस्ट्रक्ट करते हुए कॉस्ट थी, उसी पर उसमें जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है वो आप लगाते रहेंगे, इसे कभी भी रिवैल्यू नहीं करेंगे जी। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है जी एसेट विल ऑलवेज बी इट्स रीवैल्यूड फी। हमेशा ये रीवैल्यूड फिगर पे रहेगी, रीवैल्यूड अमाउंट पर ही रहेगी। आप ईच एंड एवरी ईयर क्लोजिंग डेट पर एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे, जो भी रिवैल्यूएशन वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आप एसेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे। ये दोनों में से कोई भी एक मॉडल आपको चूज करना है। हाँ, आप जरूरी नहीं कि सभी एसेट्स के लिए एक ही मॉडल चूज करें, या सेम क्लास ऑफ एसेट्स के लिए आपको एक मॉडल चूज करना है। आपके पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी, आप चाहें तो प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के लिए WDV और फर्नीचर के लिए प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूड और फर्नीचर के लिए स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि फर्नीचर आप लोगों को पता है एक नॉर्मल एज है, उसकी रिवैल्यूएशन भी कोई ऐसा बढ़ती नहीं है, नॉर्मल डेप्रिशिएट ही होना है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी आप चाहें तो ना लगाएं, कॉस्ट लगा दें मॉडल, हमेशा रिवैल्यूड ना लगाएं। बिल्डिंग के लिए आप रिवैल्यूड लगा सकते हैं, आप किसी भी एसेट के लिए किसी भी तरह से लगा सकते हैं। कहते हैं जी सेम क्लास ऑफ एसेट के लिए सेम मेथड होना चाहिए। बिल्डिंग में भी डिफरेंट क्लास आ जाती है। आप हो सकता है कि आपकी एक फैक्ट्री बिल्डिंग हो और एक आपकी ऑफिस बिल्डिंग हो, तो फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए आप सेपरेट एसेट मेथड लगा सकते हैं, ऑफिस बिल्डिंग के लिए सेपरेट हो सकता है। फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी किसी ऐसे एरिया में है जहां पर मार्केट वैल्यू अप डाउन होती रहती है, ऑफिस बिल्डिंग ऐसे एरिया में है तो आप उसे रिवैल्यूड फिगर पर दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चंडीगढ़ की बात करें, आपकी फैक्ट्री है इंडस्ट्रियल एरिया में और ऑफिस है सेक्टर 17 की मेन मार्केट में, तो ऑफिस बिल्डिंग के लिए आप रिवैल्यूड फिगर दिखाना चाहते हैं क्योंकि वहां वैल्यू अप होती रहती है। फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए आप चाहते हैं कि नहीं कॉस्ट पर ही दिखाई जाए और इसे नॉर्मली अपना डेप्रिशिएट किया जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा फैक्ट्री है तो आप दोनों फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए सेम मॉडल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका यमुनानगर में भी ऑफिस है सेक्टर 17 में ही मेन मार्केट में, और आपका यमुनानगर में ही इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री भी, आपकी दो फैक्ट्रियां हो गई, एक चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में, एक यमुनानगर के इंडस्ट्रियल एरिया में, दोनों के लिए सेम मॉडल लगेगा। अगर आप चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया वाली फैक्ट्री के लिए कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं तो यमुनानगर के लिए भी कॉस्ट मॉडल ही यूज होगा।
और दो जो ऑफिस है आपके, चंडीगढ़ सेक्टर 17, एक यमुनानगर सेक्टर 17, दोनों के लिए सेम मॉडल यूज होगा जी। अगर आप रिवैल्यूएशन यूज कर रहे हैं तो दोनों ऑफिस बिल्डिंग के लिए यूज करेंगे, कॉस्ट यूज कर रहे हैं तो दोनों ऑफिस बिल्डिंग के लिए यूज करेंगे। जो भी मॉडल होगा वो कहता है सेम क्लास ऑफ एसेट के लिए सेम मॉडल होगा। नोट लिख लें इसके नीचे। या मेक ए शेल लिख देते हैं, एंटिटी को करना ही ऐसा पड़ेगा। एक मॉडल ही सेम क्लास ऑफ एसेट के लिए उसे चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉस्ट मॉडल फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग। ये आता है बच्चे हमारा मेजरमेंट। कॉस्ट मॉडल में तो कॉस्ट पर ही निकालेंगे। कॉस्ट के लिए हम ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में बहुत बात कर चुके हैं, टोटली हमारा कॉस्ट का टॉपिक वहां खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है जी मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन मॉडल। तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे ही हम आगे बात करते हैं जरा। मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन, हमारे पास दो मेथड है बच्चे रिवैल्यू करने की। एक हमारा मेथड 1 है प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मेथड, एंड मेथड 2 हमारा है नेट मेथड। मेथड 1 है कि हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड, मेथड 2 है हमारा नेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड क्या कहता है कि प्रोपोर्शनेट मेथड हमें बोलता है कि जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट हो डब्ल्यूडीवी होगा, ग्रॉस वैल्यू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी होगा, इनका प्रोपोर्शन सेम रहेगा एज बिफोर रिवैल्यूएशन एंड आफ्टर रिवैल्यूएशन। मींस अगर आपकी 100 रुपए की एसेट है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है 40 रुपीज, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 60 रुपीज डब्ल्यूडीवी है, तो उनकी रेशो हुई 100, 40%, 60%। तो रिवैल्यूएशन के बाद भी ये सेम ही रेशो रहनी चाहिए। जबकि नेट मेथड बोलता है कि आप जब भी रिवैल्यू करें तो पहले डेप्रिसिएशन को मैक्सिमम एक्सटेंट तक रिवैल्यू कर लें। अगर डेप्रिसिएशन से आपका सारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन रिजर्व से या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं जी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ। विदाउट एग्जांपल प्रैक्टिकली देखिए आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन पहले ये क्या कहता है जी, द proportion of gross carrying amount, comma, accumulated depreciation, comma, WDV will remain same as before revaluation।
कहता प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन WDV प्रीवियस सेम एज बिफोर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करने से पहले जैसा था वही सेम प्रोपोर्शन अब यहां पे राइट करें। ये कहता है कि एडजस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू द maximum extent thereafter adjust gross carrying amount of asset। पहले आप डेप्रिसिएशन को मैक्सिमम एक्सटेंट तक एडजस्ट कर लें, उसके बाद ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो होगा उसे आपको एडजस्ट करना होगा। आप लोग इसे नोट कर लें, मैं आपको फिर एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझाता हूं डिटेल में। चलो एक एग्जांपल देखते हैं जरा। बच्चे पीछे कितने नंबर डाले मुझे याद नहीं है, जो भी डाले होंगे हमने मैं देख लेता हूँ। वैसे एक एग्जांपल हमने किया था प्रीवियस रिकॉग्निशन वाला, दो एग्जांपल आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम लोग पहले कर चुके हैं, बट फिर भी अगर शायद बच्चों दो एग्जांपल हमने किए हैं, तो मैं एग्जांपल नंबर 3 दे रहा हूँ, आप लोग फिर भी चेक कर लेना, अगर कुछ चेंज हुआ तो चेंज कर देना नंबर। ये कहता है कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट accumulated depreciation 40, WDV बनेगी 60 रुपीज। अब इसमें केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस रीवैल्यूड अपवर्ड बाय ₹20, दैट इज 80 रुपीज की हो गई जी एसेट। आज WDV 60 रुपए है, 100 रुपए का ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 40 रुपीज, WDV आज कैरिंग अमाउंट है, तो 60 रुपीज आज WDV है कैरिंग अमाउंट है। रिवैल्यूड करें 20 रुपीज अपवर्ड, दैट मींस आज मार्केट वैल्यू 80 रुपीज है इसकी, तो हम इसका मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर मेथड 1 लगाया जाता है दैट मींस प्रोपोर्शनेट मेथड, ये कहता है कि सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट हमारा 100, accumulated depreciation 40, WDV 60, रेशो क्या रही थी, प्रोपोर्शन क्या रहा 100% ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, 40% accumulated depreciation एंड 60% WDV। तो रिवाइज भी कितना होना चाहिए जी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट प्रोपोर्शन कहता है कि सेम रहना चाहिए। 80 रुपीज तो आपकी WDV आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर इसको आप 60% के बराबर माने, क्योंकि प्रोपोर्शन सेम रखना है, अगर आप इसको 60% के बराबर माने तो 100% का अमाउंट 134 होगा और 40% का 54 होगा। आप चेक कर लीजिए, 80 डिवाइड बाय 60% आप कर दें तो 100% का 134 होगा और 40% का 54 होगा। इस तरह से आप चेंज कर देंगे। अब आप कहेंगे सर ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या है, ये तो कॉस्ट ऑफ एसेट है, क्या आप कॉस्ट को चेंज कर देंगे? कर देंगे जी, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ES हमारा ऐसा ही बोलता है कि अगर आप कॉस्ट मॉडल चूज करते हैं तभी कॉस्ट को इंपॉर्टेंस दें, कॉस्ट मॉडल चूज नहीं करते हम कॉस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम तो सिर्फ रिवैल्यूएट फिगर को इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये हमारा ES बिल्कुल इसी हिसाब से ही चलता है। तो इसमें जनरल एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट, आप एसेट को ऑलरेडी 100 रुपए से अपने बुक में डेबिट किए हुए हैं तो आप 34 से और डेबिट कर देंगे। एक्यूमुलेटेड टू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस खड़ा है 40 रुपीज का, 14 से और क्रेडिट कर देंगे। एंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, अकाउंट 20। ये बच्चे हमारा मेथड 1 है प्रपोर्शनेट का। सर क्या जबरदस्त मेथड है, क्या दिमाग लगाया है, हर दिमाग लगाया है, दिमाग खराब नहीं किया, सीधा सीधा नहीं कर सकते थे क्या, क्या जरूरत थी चेंज करने की, सीधा सीधा करते। दूसरा मेथड काफी सीधा है बच्चे। सेकेंड वाला मेथड हमें क्या बोलता है, इसने बोला कि आप पहले डेप्रिसिएशन से एडजस्ट करें, तो ठीक है हम पहले डेप्रिसिएशन से ही एडजस्ट करते हैं। हम अपना ग्रॉस कैरिंग अमाउंट देखते हैं जी 100, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा है 40, WDV हमारी है 60। ये बोलता है कि रिवाइज्ड कितना होगा, हमने कहा कि ये तो 80 हो गई जी, WDV क्वेश्चन में गिवन है। इसने बोला पहले तो डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया जाए, मतलब अगर आपको WDV 80 डाली है तो पहले तो डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया जाए। यहाँ पे अगर 20 प्लस करने हैं तो -20 डेप्रिसिएशन को कर दें जी, कॉस्ट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को मत छेड़े। दैट इज योर मेथड नंबर 2। कहता है जी अगर आपको जितना भी यहाँ प्लस करना है डेप्रिसिएशन में माइनस कर दें, और जितना भी यहाँ माइनस करना है डेप्रिसिएशन में प्लस कर दें। टू द एक्सटेंट आप मैक्सिमम डेप्रिसिएशन में 40 रुपए ही माइनस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर आप इसे 40 से ज्यादा इंक्रीज करते हो तो फिर आपको यहाँ इंक्रीज करना पड़ता है। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जनरल एंट्री नोट कर लिया आपने, क्या किया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो क्रेडिट बैलेंस था 40 रुपीज उसे कम कर दिया, तो एंट्री क्या होगी जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20 रुपीज टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 20। बच्चे ये आपका मेथड नंबर 2। इसमें एक केस तो हमने कर दिया, अभी जो मैं आपको सेकंड केस समझा रहा हूँ कि टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ही हम डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल आप लोगों को और देता हूँ। केस नंबर 2, केस नंबर 1 में तो हमने अपवर्ड किया 20 रुपीज, अब हम अपवर्ड कर देते हैं 50 रुपीज। डेप्रिसिएशन हमारा 40 रखी है, रीवैल्यूड अपवर्ड बाय ₹50, दैट इज ₹110। आपने आज रिवैल्यूएशन करी तो 50 रुपए से अपवर्ड हो गया जी, मतलब 110 रुपए। तो अब मेथड 1 हमारा क्या कहता है, मेथड 1 हमारा क्या बोलता था, ये कहता था कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आपका 100 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 है और WDV 60 रुपीज है। तो प्रोपोर्शन सेम रहना चाहिए, 100%, 40%, 60%। आज आप इसे 110 रुपए कर रहे हैं तो क्या प्रोपोर्शन होगा, चेक करेंगे। 110 रुपए डिवाइड बाय 60% आप कर दें जरा, कितना आएगा, $183.33 और ये हो जाएगा कि 73.33। इसका इनको 40% करके देख रहे हैं, यही आता है कि हाँ बिल्कुल यही आता है। ये होगा बच्चे हमारा मेथड नंबर 1। एंट्री क्या होगी हमारे पास, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट को हमने 100 रुपए से 183.33 पैसे कर दिया। टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी आपने 40 रुपए से 73 रुपए 33 पैसे कर दिया, और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 50 रुपए से ये बढ़ गया। ये हमारी एंट्री होगी मेथड नंबर 1 में।
अगर मेथड नंबर 2 हम इसका देखें तो मेथड नंबर 2 में हमारा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट होगा जी 100, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेम है 40 रुपीज, WDV 60 रुपीज। यहाँ पर इसने क्या बोला जी, अगर आपको यहाँ 50 रुपए प्लस करने हैं तो पहले डेप्रिसिएशन में माइनस करें। डेप्रिसिएशन में आप 50 रुपए माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 40 का ही बैलेंस है, तो यहाँ पर आप 40 रुपए ही माइनस करेंगे, आपको 10 रुपए यहाँ पर प्लस करने पड़ेंगे, तभी आपका ये टोटल बनेगा जी 110। डेप्रिसिएशन का बैलेंस 0 मतलब नील और 110 ही आपकी WDV बन जाएगी। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन में आप माइनस एक लिमिट तक कर सकते हैं जितना उसका बैलेंस है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 40, एसेट अकाउंट डेबिटर्स टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 50 रुपीज, दैट इज योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बच्चे दोनों में एक मेथड और हमने करना है, लास्ट सॉरी एक केस और करना है। दोनों हमने अपवर्ड के केस देखे, डाउनवर्ड का कोई केस नहीं देखा। एक केस में डाउनवर्ड का आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ बच्चे। ये ऊपर जो मैंने लिखा एग्जांपल नंबर 3 का फर्स्ट केस, ये आप लोगों का नोट हो गया हो तो मैं इसे रब कर देता हूँ। तो आप लोगों का ये नोट हो चुका होगा तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। केस नंबर 3, इसमें हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर देते हैं। केस नंबर 3, रीवैल्यू डाउनवर्ड बाय ₹50। ये 10 से 10 रुपए से कर देते हैं, दैट इज ₹50। 10 रुपए डाउनवर्ड किया, 60 रुपए को तो 50 रुपए हो गया। मेथड 1 फिर से वही काम, प्रपोर्शन क्या है जी 100%, 40%, 60%। तो क्या बना आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, क्या था जी 50 रुपए हो गया। अब ये 60% के बराबर होना चाहिए बच्चे। 50 डिवाइड बाय 60% आप करेंगे तो ये आपका आएगा 83 और ये 33। तो हम इसमें क्या लेंगे बच्चे, एसेट हम यहाँ डिक्रीज कर रहे हैं तो टू एसेट अकाउंट 17 रुपीज से डिक्रीज हो रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 7 रुपीज। और WDV नेट 10 रुपए से कम हो रही है, आपका नेट लॉस 10 रुपए का हो रहा है तो P&L अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, दैट इज योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मेथड नंबर 2, इसमें कहता है कि अगर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आपका 100 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 है और WDV 60 है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा। ये बोलता है कि अगर आपको यहाँ पे 10 रुपए माइनस करने हैं तो यहाँ 10 प्लस कर दे, डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना है हमने, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होना। लो जी, ये आपका सिंपल सा काम। तो इसमें क्या होगा जी आपका, इस वाले केस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट सॉरी क्रेडिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 10 रुपए से और P&L अकाउंट। ये सिंपल सा बच्चे आपका काम है। इसमें अब इसमें एक बात देखें जरा, अगर यहां पर इस केस में मैं ये कह देता कि एसेट की वैल्यू मार्केट वैल्यू 0 हो गई बच्चे, 0, तो क्या करते आप,
जीरो वाले केस में आपको यहाँ पर 60 रुपीज है, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती तो यहाँ पर 60 में से आपको पूरा का पूरा 60 माइनस करना पड़ता, तभी जीरो आता। तो आप यहाँ पर पूरा 60 प्लस कर देते तो ये 100 हो जाता और ये भी 100, नेट वैल्यू आपकी जीरो होती। क्लियर है? ये आपका केस होता अगर जीरो का। अगर आपकी एसेट बिल्कुल ही डेड हो गई जीरो, लेकिन नॉर्मली रिवैल्यूड जब तक एसेट हो रही है तो जीरो नहीं होगी, तो अगर जीरो ही हो गई तो दैट मींस वो एसेट तो आपकी यूज की नहीं रही है, टोटली इंपेयर्ड हो चुकी है। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन में ऐसा केस नहीं होता, इसीलिए मैंने ये केस डाला भी नहीं है। इससे ज्यादा आप डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, रीजन भी एसेट जीरो से और डाउन तो जा ही नहीं सकती, मैक्सिमम जीरो तक डाउन जा सकती है, तो आपका डेप्रिसिएशन मैक्सिमम 100 तक आ सकता है जितनी उस एसेट की कॉस्ट है। इससे ज्यादा आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नोट लिख लें बच्चे, हम रीवैल्यूड की बात कर रहे हैं। रीवैल्यूड हमेशा पुरानी एसेट के लिए होगा। जब कोई नई एसेट खरीद कर जाएंगे, फर्स्ट टाइम बुक्स में रिकॉग्नाइज होगी तो वो हमेशा अपनी कॉस्ट पर ही आएगी, उसके जो कॉस्ट मॉडल ही होगा। फर्स्ट रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पर होगी, इनिशियल रिकॉग्निशन कभी भी रिवैल्यूड फिगर पर नहीं होगी। रिवैल्यूड होगी, आपको किसी भी एसेट के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल चूज करना है तो आप इनिशियल जब रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में तब उसका कॉस्ट मॉडल ही चूज होगा, तब ऑटोमेटिकली यस कहता है कि कॉस्ट मॉडल पे जाएगा, आप उसे रिवैल्यूड मॉडल चूज नहीं कर सकते। एक साल बाद जब आप उसकी बैलेंस शीट के अंदर वैल्यूएशन करेंगे या बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिशिएट करेंगे तो ईच बैलेंस शीट डेट पर आप उसे रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। नोट इसका नीचे लिख रहे हैं, मैं इसका नोट एक आप लोगों को लिखवा देता हूँ। Initial recognition asset will always be always be at cost model। इनिशियल रिकॉग्निशन के अंदर एसेट ऑलवेज कॉस्ट मॉडल पर ही होगी, फर्स्ट टाइम तो कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज की जाएगी, जो भी रिवैल्यूड होगी वो बैलेंस शीट डेट पर होगी हमेशा। लो बच्चे, ये हमारा मेजरमेंट का टॉपिक खत्म। इसके बाद हमने कुछ एडिशनल पॉइंट्स करने हैं छोटे छोटे से, जो कहीं ना कहीं सपोर्टिव में रिक्वायर्ड होंगे इस सीएस में। और इस लास्ट हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लो बच्चों, हमारा मेजरमेंट का टॉपिक ये खत्म। अब हमारे पास इस एएस के अंदर बचे हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स, मैंने आप लोगों को नोट करवाने हैं, वो नोट करवाता हूँ। उसके बाद डेप्रिसिएशन का टॉपिक है, बस वो है, तो नोट करें जरा फटाफट से। नोट के साथ साथ हम इसे समझते जाएंगे जैसे जैसे पॉइंट्स नोट। First point, the cost of self-constructed asset is determined on here by using same principles as for acquired asset। बच्चे, अभी तक हमने बात की, हम परचेज कॉस्ट की बात कर रहे थे कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे, परचेज कॉस्ट और अदर जो हमने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उस पे देखे, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस थे, जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट करते थे। ये कहता है कि अगर आप खुद कोई एसेट बना रहे हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है, उस पर भी सेम प्रिंसिपल्स लगाने हैं जो आपने परचेज एसेट के ऊपर लगाए हैं, उसकी भी कॉस्ट सेम वैसे ही निकालनी है, जो जो उस पर एक्सपेंसेस है, जो उसकी
एक्चुअल कॉस्ट है जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में की, सेम उसी तरह से आप उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसकी कॉस्ट निकालने का जो सिस्टम हमने एक्वायर्ड एसेट पे लगाया है वही सेम उस पर लगाएंगे कंस्ट्रक्टेड एसेट पे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ पेमेंट इज deferred beyond normal credit period, the excess amount paid to defer such payment will be treated as इंटरेस्ट एक्सपेंस। बच्चे ये पॉइंट कह रहा है कि नॉर्मली हम क्या होता है कि कई बार हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं और नॉर्मली वो डीलर 1 महीने का क्रेडिट टर्म देता है, नॉर्मली 1 महीने का क्रेडिट टर्म देता है। हम कहते हैं नहीं यार 1 महीने में नहीं, हम तो 3 महीने में देंगे। तो वो कहता है ठीक है, अगर 3 महीने में दोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर आप 1 महीने में दोगे तो हम आपको कुछ ट्रेड डिस्काउंट देंगे, अगर आप 3 महीने में दोगे तो कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो जो भी हम एक्स्ट्रा क्रेडिट नॉर्मल क्रेडिट टर्म के को एक्सटेंड करने के लिए करते हैं तो उसे हम एसेट की कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस माना जाएगा। वो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हम करेंगे जी एज पर AS 16। अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो कॉस्ट में जुड़ जाएगा, नहीं तो नहीं। वैसे क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एसेट तो आपकी रेडी टू यूज है, आप ले आए हैं एसेट, लेकिन उसकी पेमेंट करने में डिले हो रही है। एग्जांपल लीजिए, A Limited purchased a machinery having cost of MRP लिख देते हैं, MRP या फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 करोड़ एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% on MRP। with normal credit period is 2 months। लो जी, ये कहता है एशियन ने मशीनरी परचेज की जिसकी 1 करोड़ MRP है, 5% क्रेडिट डिस्काउंट है और जिस पर 2 महीने का नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है। फर्दर इफ A Limited does not pay consideration within 2 months, trade discount will not be allowed। अगर एक 2 महीने पेमेंट नहीं करती तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा जी। डिटरमाइन cost of machinery if A Limited
discharge consideration after 2 months। क्या होगा जी, अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा जी, 1 करोड़। अगर 2 महीने बाद पे करेंगे तो 1 करोड़ पे करना पड़ेगा, जबकि अगर नॉर्मल क्रेडिट पीरियड उसका 2 महीने है और वहां आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कॉस्ट कितनी होगी जी एसेट की, 1 करोड़ into 95%, that will be the cost of asset 0.95 करोड़, ये 95 लाख, एंड 0.05 करोड़ जो होगा that will be the interest expense। डिले पेमेंट के कारण जो एक्स्ट्रा आपको पेमेंट देनी पड़ी, दैट इज योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। आप एसेट की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए नहीं मानेंगे। आपको नॉर्मली 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउड था और आपने उसमें पेमेंट नहीं की, आपने 2 महीने के बाद की, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा डिले पेमेंट के कारण, वो एसेट की कॉस्ट में नहीं होगा, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस माना जाएगा। आप एसेट की कॉस्ट उससे इंक्रीज नहीं कर पाएंगे जी। लो जी बच्चों, ये थे 2 पॉइंट, आप लोग इसे नोट कर ले, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूँ। Point number 3, asset acquired in exchange of another asset will be measured at fair value unless exchange transaction lags commercial substance or fair value of neither asset acquired nor asset transferred is measured reliably। क्या कह रहे हैं जी बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनना। कहता है जी, आप अगर कोई एक एसेट से दूसरी एसेट एक्सचेंज करते हैं, आपके पास कोई एसेट पड़ी है जो आपके यूज की नहीं है, लेकिन वो किसी और पर्सन के यूज की है एसेट,
आपके पास कोई ऐसी एसेट पड़ी है जो आपके यूज की नहीं है लेकिन किसी और के यूज की है, उसके पास एसेट पड़ी है जो आपके यूज की है उसके यूज की नहीं है, तो आपने वो एसेट्स एक्सचेंज कर ली, तो आप जो नई एसेट एक्वायर की उसे किस पे रिकॉर्ड करोगे जी? वो कहता है या तो आप उस एसेट की जो आपने एक्वायर की उसकी फेयर वैल्यू पे, अगर उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता तो जो आपने एसेट सरेंडर की जो दी है उसे उसकी फेयर वैल्यू पे, अगर दोनों ही फेयर वैल्यू नहीं पता, दोनों की फेयर वैल्यू नहीं पता, तो कहता है कि आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, फिर तो जो आपने एसेट दी है उसकी जो आपकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट है आप उसी को फेयर वैल्यू मान के रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपको दोनों की फेयर वैल्यू पता है तो उस एसेट में कॉमर्शियल सब्सटेंस भी होना चाहिए, दैट मींस कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। नॉन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन को हम यहाँ कोई भी ऐसा फेयर वैल्यू वाला कंसेप्ट उस पर एलोकेट नहीं करेंगे, उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर कॉमर्शियल है, वैसे हम बिजनेस नेचर की बात करें तो कॉमर्शियल ही होगा, नॉन कॉमर्शियल के लिए तो हम यहाँ कोई काम ही नहीं करते। अब कॉमर्शियल सब्सटेंस है ये तो हम मान के चल रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन बताया कि कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो काम ही खत्म, फिर तो फेयर वैल्यू कंसेप्ट लगाना ही नहीं है, फिर तो जो एसेट दी है आपने बेची है उसका कैरिंग अमाउंट पता है तो उसी पे नई एसेट रिकॉर्ड कर दें, काम खत्म। या फिर अगर नई एसेट का परचेज प्राइस गिवन है तो उस पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उसकी कंसीडरेशन मार्केट में इतनी है या ऐसा कुछ गिवन है तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपने एक्सचेंज की है, कॉमर्शियल सब्सटेंस है, उसमें कॉमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन है, तो आप जो एसेट एक्वायर की उसकी फेयर वैल्यू, पहली प्रेफरेंस उसी को देंगे जो आपने एसेट एक्वायर की उसकी फेयर वैल्यू को, दूसरी प्रेफरेंस देंगे अगर उसकी नहीं पता तो जो आपने एसेट अपनी सरेंडर की है, ट्रांसफर की है, उस एसेट की फेयर वैल्यू पर आप रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? और अगर दोनों की फेयर वैल्यू नहीं पता तो ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, फिर तो आप कैरिंग अमाउंट जो आपका एसेट का बुक्स में है उसी पे नई एसेट को रिकॉर्ड कर दे, काम करते। फॉर एग्जांपल आपको जो एसेट एक्वायर की उसका कैरिंग अमाउंट पता हो, एसेट एक्वायर जो की उसका कैरिंग अमाउंट आपको पता है 100 रुपीज है, और जो एसेट सरेंडर सॉरी उसकी फेयर वैल्यू 100 रुपीज है, जो आपने एसेट एक्वायर की थी उसकी फेयर वैल्यू 100 रुपीज है मार्केट प्राइस उसका, जो आपने सरेंडर की उसका बुक्स में कैरिंग अमाउंट 90 रुपीज है, दैट मींस आपकी बुक से जो एसेट क्रेडिट हुई वो तो 90 की हुई लेकिन जो डेबिट हुई वो 100 की, 10 रुपए का आप पीएनएल में प्रॉफिट बुक कर देंगे। सेम अगर आपकी बुक वाली एसेट की वैल्यू कैरिंग अमाउंट बुक्स में 110 है तो आप 10 रुपए का लॉस बुक कर देंगे, ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। If several assets of PPE are acquired at a consolidated price, लिख लेते हैं जरा हम पहले, several assets of property plant equipment are acquired at a consolidated price the consolidated price will be apportioned to each asset and their at ratio of their fair value on acquisition date। क्या कहता है जी, अगर आपने कंसोलिडेटेड प्राइस मतलब एक लमसम अमाउंट पे कर 5-6 एसेट इकट्ठी खरीद ली तो आप उनको अपॉर्शन कैसे करेंगे? कहता है जो भी उनकी फेयर वैल्यू की रेशियो बनेगी उस बेसिस पे। मैं आपको एक एग्जांपल इसका करवाता हूँ। आपको ऊपर वाले के दो क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट के दो क्वेश्चन आप लोगों को आपके नोट्स में मिल जाएंगे। इसका एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर क्या होगा आप देख लेना, 3, 4, 5 जो भी होगा, मुझे रिमाइंड नहीं है, आप लोग नोट कर लेना। कहता है कि अगर सेवरल एसेट्स आपने एक्वायर्ड की कंसोलिडेटेड प्राइस, तो हम इसका एक एग्जांपल बनाते हैं। ए लिमिटेड एक्वायर्ड machinery X, Y and Z at a consolidated price of rupees 90 lakh
fair value of these machine on that date is rupees 40 lakh, 30 lakh and 50 lakh. Respectively. Find out carrying amount of each machine separately. कहता है जी मशीनरी खरीदी आपने XYZ 3 मशीन, कंसोलिडेटेड प्राइस पे किए थे 90 लाख रुपीस। फेयर वैल्यू तीनों की अलग अलग कीमत है, अगर अलग अलग लेते तो 40, 30 और 50 पड़ती। कंसोलिडेटेड आपने इकट्ठा सौदा मारा 90 लाख रुपए में। फाइंड आउट द कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच मशीन सेपरेटली। ऊपर वाले जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था जी, रेशियो ऑफ देयर फेयर वैल्यू। तो रेशियो क्या बनेगी, रेशियो फेयर वैल्यू क्या बनेगी जी, 4:3:5। तो इसी बेसिस पे हम एलोकेट कर दें। कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन X 90 lakh इंटू 4 बाय कितना है 8 और 4 12, कितना बनेगा देखना जरा, 1/3 बना सीधा सीधा, तो मतलब ये 30 लाख बन जाएगा। सेम मशीन Y का 90 लाख इंटू 3/12, तो 1/4 ये बनेगा जी 22,50,000। एंड Z का 90 लाख इंटू 5/12, ये बनेगा आपका 12 5 12 7.5 37,50,000। दैट इज द कैरिंग अमाउंट। टोटल एक बार चेक कर लेना, 90 आ रहा है, यस 90 आ रहा है। इस वैल्यू पे आप सभी एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, ईच एसेट को सेपरेटली। उनकी फेयर वैल्यू कुछ भी हो आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जी। फेयर वैल्यू की रेशियो फेयर वैल्यू से उठाएंगे, बांटेंगे उसी कैरिंग अमाउंट को जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। क्योंकि हमने बात की थी अभी कि इनिशियली आप एक्चुअली कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज की जाएगी एसेट। जब आपको कॉस्ट नहीं पता, जैसे थर्ड वाले एग्जांपल में हमें पता ही नहीं कि हमने एक्सचेंज की एसेट, तो हमें नई वाली एसेट की कॉस्ट नहीं पता, तो हमने उसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया। अदरवाइज तो आपको इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा किस पर होगा, कॉस्ट मॉडल पर। और कॉस्ट आप लोगों को पता है, यहाँ आपने इंकर्ड की है 90 लाख रुपीस, तो आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक साल बाद या बैलेंस शीट डेट पर आप इसको जब भी असेस करेंगे तो आप इसे रिवैल्यूएशन मॉडल पर रिवैल्यू कर सकते हैं। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल चूज करेंगे, मर्जी आपकी है कि कॉस्ट मॉडल चूज करेंगे तो ऐसे ही रहेगी, नॉर्मली डेप्रिशिएट होती जाएगी, रिवैल्यूएशन मॉडल में रिवैल्यू होती जाएगी। ये दोनों पॉइंट नोट कर लें, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं फिर।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, property plant equipment held by lessee under finance lease will be treated as per AS 19। ये आप IPCC ग्रुप 2 में करेंगे। सेकेंड ग्रुप में एस, ये क्या कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है फाइनेंस लीज। हमारे पास इंटर में आप सेकेंड ग्रुप में AS 19 करेंगे, उसमें देखेंगे दो तरह की लीज होती है, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। नॉर्मली तो जो परचेजर है एसेट का जिसके नाम पर है, लीगल ओनर जो है वही ओनर होता है, लेकिन फाइनेंस लीज एक एक्सेप्शन केस है, जिस केस में जो लेसी है, जो यूजर ऑफ द एसेट है, वही ओनर होता है। वो किस किस केस में होता है वो आप डिटेल में AS 19 में पढ़ेंगे, अभी आपको इससे ज्यादा डिटेल में यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड है कि AS 19 के अकॉर्डिंग जो लेसी है फाइनेंस लीज के अंदर, ऑपरेटिंग में नहीं, फाइनेंस लीज में लेसी ओनर माना जाता है, जो इसे हम बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो बेनिफिशियल ओनर वही होता है, डेप्रिसिएशन उसी को मिलता है। तो ये कहता है उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। AS 10 के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि उसके बारे में स्पेसिफिकली AS 19 है, तो AS 10 कोई बात नहीं करेगा, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी इसके बारे में स्टेटमेंट नहीं देगा। AS 10 सीधी सी बात कहता है उसका ट्रीटमेंट आप AS 19 में ही पढ़ेंगे, हमारे यहाँ उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया जाएगा। तो आपके पास उसका कोई क्वेश्चन भी नहीं आने वाला यहाँ पर। वो जब आप सेकंड ग्रुप में AS 19 पढ़ेंगे उसके बाद ही आपके पास उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ग्रांट received on acquisition एनी आइटम लिख लेते हैं, एनी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट will be treated as per AS 12। कहता है जी जो गवर्नमेंट ग्रांट होगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की किसी भी एसेट पर, वो AS 12 के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। दैट मीन्स आपने AS 12 किया है गवर्नमेंट ग्रांट का, तो AS 10 इसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी कोई स्टेटमेंट नहीं देता है, कहता है गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट आप AS 12 में करेंगे, हमारे यहाँ उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। क्लियर है जी। तो आपको यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, AS 12 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन।
लो जी, लास्ट पॉइंट था बच्चे, ये क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन। आप अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं तो आप रिवैल्यूएशन कब कब करेंगे। कहता है जी अगर तो आपकी एसेट सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं उसमें, उसकी फेयर वैल्यू में, आपको लग रहा है कि रेगुलर यूज की फेयर वैल्यू थोड़ा सा अप डाउन होती रहती है, सिग्निफिकेंट चेंजेस होते रहते हैं, मेजर चेंजेस होते रहते हैं, तो आप एनुअल रिवैल्यूएशन करेंगे ईच बैलेंस शीट डेट पे, हर बैलेंस शीट डेट पे उसकी रिवैल्यूएशन करेंगे। अगर कोई ऐसी एसेट है जिसमें कोई सिग्निफिकेंटली ज्यादा चेंज नहीं होता तो आप क्या करेंगे, 3 से 5 साल में उसकी एक बार रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। वो मैनेजमेंट के ऊपर है, वो 3 साल चूज करे, 5 साल चूज करे, या 2 सालों में भी करना चाहे तो कर सकती है। एएस इसके लिए टोटली ओपन है। वो कहता है जी आप सिग्निफिकेंट चेंजेस है तो 1 साल में कर दिया, अदरवाइज 3 से 5 साल में एक बार कर दिया, आप चाहे तो 2 साल में भी कर सकते हैं। एएस इसमें कोई मैंडेटरी नहीं देता है, आपको रिकमेंडेटरी प्रोविजन है कि आपको चूज करना है सिग्निफिकेंट है या नहीं। आपको लगता है इनसिग्निफिकेंट है, आप 3 साल में एक बार करें, बाद में आपको लगता नहीं सिग्निफिकेंट हो गया तो आप हर साल भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मतलब नहीं। आप किसी एसेट पे हर साल कर रहे हैं लेकिन कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, आपको लग रहा नहीं यार हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो गलत थी, सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आ रहे, इनसिग्निफिकेंट होने चाहिए, तो आप स्किप करके 3 साल में एक बार भी कर सकते हैं। मींस आप टोटली इसमें फ्री है, ओपन है, ये रिकमेंडेटरी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आप फ्री ओपन है, जब मर्जी इसका रिवैल्यूएशन करेंगे। नॉर्मली सभी कंपनीज अगर रिवैल्यूएशन मॉडल चूज करती हैं तो वो हर साल रिवैल्यूएशन करती हैं इसका। और आपको बताऊं प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द कंपनीज कॉस्ट मॉडल ही चूज कर रही है, रिवैल्यूएशन मॉडल चूज नहीं करती। वो करती है तो किसी स्पेसिफिक एसेट की, जैसे कोई पीक एरिया में उनकी प्रॉपर्टी है जहां वैल्यू रेगुलरली इंक्रीज हो रही है तो वो उसमें जरूर करते हैं, ताकि अपनी एसेट्स को फेयर वैल्यू में, मार्केट वैल्यू में बुक्स में शो करने के लिए। क्लियर है जी। ये बच्चे लास्ट पॉइंट था, नोट कर दें। इस क्लास में हमारा यहाँ पर इतना ही है। हमारा एक टॉपिक बचा है बच्चे इसमें, वो टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट क्लास में हम उसे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट क्लास है वो छोटा ही होगा, टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और उसके बाद हमारा एएस टोटली खत्म है। इसमें मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को मैंने दिए हुए हैं, 12-13 कुछ क्वेश्चंस होंगे और वो सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और आंसर उसके साथ हैं। आप लोगों को वो रीड आउट करने हैं और उसके बाद जो भी उसमें डाउट्स होंगे वो मैं आप लोगों की डाउट क्लास में कवर करूंगा और कुछ एडिशनल क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिसमें सॉल्यूशन साथ में नहीं होंगे वो मैं तो आपको क्लास में ही कवर करवाऊंगा। आप इसे नोट कर लें।